बेहद शांत और सरल स्वभाव की होती हैं। शादी के 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म भी हो गया होता है, जिसके बाद कुछ साल उसका जीवन अच्छे से चलता है। लेकिन फिर एक दिन उनकी सास रुक्मिणी कहती है, अब तो गौरव 4 साल का हो चुका है, मुझे मेरा दूसरा पोता कब देगी तू? माँ जी, मैं अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती। आप प्लीज इस तरह बार बार मुझसे दूसरी औलाद का जिक्र मत किया कीजिए। वैसे भी गौरव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसे भी तो संभालना है मुझे। अरे उसके लिए तो हम हैं ना, गौरव को मैं और तेरी ननद शीला मिलकर संभाल लेंगे। नहीं मम्मी जी, एक बार माँ बनकर देख लिया, अब सब कुछ दोबारा सहने की और हिम्मत नहीं है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। तभी उसकी ननद शीला अपनी माँ रुक्मिणी के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ? भाभी अभी क्या बोल कर गई? अरे तेरी भाभी तो पागल हो गई है, कहती है अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती। क्यों माँ? भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं? पिछली बार जब भाभी माँ बनी थी तो बच्चा होने के बाद भी कोई काम नहीं करती थी। 9 महीने तो हमने ही इन्हें बैठ कर खिलाया था, तो अब क्यों जान जा रही है इनकी? शीला ये सब बोल रही थी कि सावित्री का पति साहिल आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। क्या है आप दोनों को, क्यों पीछे पड़ी हो बेचारी सावित्री के? अगर वो माँ नहीं बनना चाहती तो दूसरे बच्चे की बात करना छोड़ दो ना। अरे तो हम कौन सा बांस की डंडी लेकर उसके पीछे पड़ा है? हमारी भला से कुछ भी करे वो, लेकिन लोग तो हमसे सवाल करते हैं ना। माँ आप लोगों की सुनते ही क्यों हो? लोगों का तो काम ही बोलना होता है। आप तो खुद एक माँ है, कम से कम आपको तो अपनी बहू को समझना चाहिए। हाँ हाँ, अब अपनी बीवी की तरह तू भी मुझे ही ज्ञान दे। अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर वो मुझे एक और पोता दे देगी तो? मत, सच में आपको समझाना नामुमकिन है। इसके बाद साहिल अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। माँ देख रही हो, भाभी तो एकदम भाभी के गुलाम बन चुके हैं, एकदम उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। जरूर भाभी ने ही उन्हें ये सब सिखा कर भेजा होगा। मेरे तो कर्म ही खराब थे जो ऐसी बहू मेरे मत्थे पड़ी। अरे कोई भी एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। रुक्मिणी रोजाना सावित्री को ताने देती, अपने पड़ोसियों के सामने उसकी हंसी ठिठोली करती, लेकिन सावित्री कभी कुछ ना कहती, वो सब कुछ सहती रहती। एक दिन रुक्मिणी के घर उसकी कुछ पड़ोसनें आती हैं। अरे रुक्मिणी, तेरी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सावित्री जरा बाहर आना तो। सावित्री सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। बहू, कैसा चल रहा है सब? और तेरा बेटा गौरव कहाँ है? मैं ठीक हूँ आंटी जी, और गौरव तो इस समय प्ले स्कूल गया है। प्ले स्कूल गया है? इतना बड़ा हो गया क्या तेरा बेटा? जी आंटी जी, अब वो पूरे 4 साल का हो चुका है। तो अब दूसरे की तैयारी कर बेटा, और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुना दे। अरे मैं तो इसे 1000 बार बोल बोल कर थक चुकी हूँ, लेकिन यह मेरी सुनती ही कहाँ है। एक हमारा समय था जब हम लोग माँ बनने के सपने देखा करते थे, और एक ये आज का समय है जहाँ इन लोगों को लगता है कि बच्चा होने से इनकी 0 फिगर वाली कमर खराब हो जाएगी। मैंने ऐसा कब कहा मम्मी जी? अरे तो फिर और क्या कारण होगा जो तू दूसरी औलाद के लिए तैयार नहीं हो रही? क्यों सावित्री, तुझे अपनी कमर की पड़ी है? अरे आज के समय में तो कम से कम 2 बच्चे होने ही चाहिए। नहीं आंटी जी, मैं अब दोबारा माँ नहीं बनना चाहती हूँ, एक बेटा ही काफी है मेरे लिए। अरे पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? एक औरत जब माँ बनती है तो वो पल उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है, और इसका एहसास तो तुझे अभी तक हो ही गया होगा, फिर तू इनकार क्यों कर रही है? एक अच्छी माँ होती तभी तो इसे किसी चीज का एहसास होता। सावित्री वैसे तो हमेशा सब चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि आज न केवल उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था, बल्कि उसकी माँ होने पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। आप लोग सुनना चाहते हैं ना कि मैं माँ क्यों नहीं बनना चाहती दोबारा? मम्मी जी, आप भी सुनना चाहती है ना कि आखिर मैं दोबारा माँ बनने से इनकार क्यों कर रही हूँ? तो सुनिए, इस सब की वजह आप ही हो। सावित्री की बात पर वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। यह तो क्या बकवास कर रही है?
हमने तुझे इतने प्यार से रखा और तू आज इतने लोगों के सामने घर की बदनामी कर रही है। यही सच्चाई है मम्मी जी। आप भी इन्हीं लोगों के सामने कभी मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आपने हमेशा मेरा अपमान किया है, सबके सामने मेरी हंसी ठिठोली की है, तो अब मैं भी और चुप नहीं रहूंगी और आज सबको पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी सास हो। फिर सावित्री सबको बताती है, माँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चल जाकर कुछ मीठा बना दे आज। अब खबर तूने दी है तो मुंह मीठा भी तेरे हाथ से ही होना चाहिए। जी माँ जी। सावित्री सबके लिए खीर बनाकर लाती है, जिस पर रुक्मिणी झट से खीर उसके हाथ से लेकर अपने रूम में चली जाती है। प्रेगनेंसी में भी सावित्री दिन रात घर के कामों में ही लगी रहती। सावित्री की प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने ऐसे ही सुबह खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े और झाड़ू पोछा लगाने में ही बीत गए थे और इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीतने लगे और 7वां महीना आ गया। माँ जी आज बहुत कमजोरी लग रही है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अब सावित्री जरूरत से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब उसकी काम करने की क्षमता भी खत्म होने लगी थी, इसलिए वो जितना हो सके आराम करने की कोशिश करती थी। देख रही हो माँ अपनी बहू को, कैसे दिन रात बिस्तर में बैठी रहती है, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं लगाया। रुक, उसे तो मैं बताती हूँ। सावित्री कहाँ मर गई? सावित्री जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है और बाहर आती है। जी माँ जी। ये क्या नया नाटक लगा रखा है तूने? झाड़ू पोछा कौन तेरा बाप आकर करेगा? मम्मी जी आज बहुत थकावट सी महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे आराम से बाद में करते रहना, पहले झाड़ू पोछा लगा ले। देख कितना गंदा हो रखा है घर। पर माँ जी अब तो मेरा 7वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने मुझे झुकने के लिए भी मना किया है। वाह जी वाह, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं और उस समय में मैंने तो तुझसे भी कई गुना ज्यादा काम किए थे। यह तो कुछ भी नहीं। चल चल अपना ड्रामा बंद कर और जाकर घर के सारे काम खत्म कर। अपनी गर्दन को झुकाए हुए सावित्री वहां से चली जाती है और अपने आंसुओं का घूंट पीकर वो फिर से घर के सारे कामों में जुट जाती है। देखते ही देखते 2 महीने और बीत जाते हैं और 9वां महीना शुरू हो जाता है। सावित्री हमेशा की तरह घर का काम कर रही थी और एक शाम खाना बनाते बनाते सावित्री के पेट में असहनीय दर्द उठता है। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है, मम्मी जी, शीला, माँ जी। अरे क्या हुआ तुझे? मम्मी जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा ये दर्द। सावित्री को इस हालत में देख वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स सावित्री की प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं। करीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद और बड़े ऑपरेशन के बाद आखिरकार बच्चे का जन्म होता है। बधाई हो, लड़का हुआ है। ये सुनकर सभी घर वाले फूले नहीं समाते। सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और अगले कुछ दिनों में सावित्री और बच्चे को लेकर सब घर चले आते। अब ऑपरेशन होने के कारण सावित्री बिस्तर से हिल भी नहीं पाती है। घर के काम करना तो दूर की बात थी, लेकिन सास के निरंतर सुनाई देते ताने उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देते हैं। दिन बीतते हैं और एक दिन, सुन सावित्री, कल बच्चे का नामकरण है। अपने मायके वालों से बोल देना कि मेरे बेटे और पति के लिए 2-2 सोने की अंगूठी, मेरे लिए साड़ी, बिछुए, पायल, मांग टीका और तेरी ननद के लिए एक अच्छे से सोने के हार का सेट भेज दे, ठीक वैसा ही जो तूने अपनी शादी में पहना था। मम्मी जी आप जानती हैं ना, मेरे परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आप लोगों को इतना कुछ दे सके। अरे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, यह परंपरा है जो उन्हें निभानी तो पड़ेगी ही। आखिर हमारी भी तो समाज में कोई इज्जत है, सब कुछ देख कर चलना होता है, समझी ना। रुक्मिणी की मांग देखकर सावित्री का कलेजा बाहर आ जाता है। उसे अपने मायके वालों की टेंशन सताई जाती है। वो सारी बातें अपने घर वालों को बताती है, जिसके बाद उसके माता पिता बच्चे के नामकरण के दिन अपने घर को गिरवी रख रुक्मिणी की इच्छा पूरी करते हैं। और इसीलिए उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी। मेरे पापा के पास एक छोटा सा मकान ही था बस, जिसे भी उन्होंने मम्मी जी की मांग पूरी करने के लिए गिरवी रख दिया। अब आप लोग ही बताइए
कि पहले बच्चे के नामकरण में जब मम्मी जी ने इतना कुछ मांग लिया कि मेरे पापा के सिर से छत हट गई, तो दूसरे बच्चे के होने पर तो शायद ये उनसे उनकी जान ही ले लेंगी। और मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको दूसरा बच्चा घर की खुशियों के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए चाहिए। सावित्री की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। रुक्मिणी और शीला का सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे नहीं पता था कि हमारी उन मांगों की वजह से तेरे पापा को घर गिरवी रखना पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई मैल नहीं है, मगर मेरा फैसला अब भी वही रहेगा जो पहले था। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और रुक्मिणी और उसकी बेटी एक टक नजर से उसे देखते ही रह जाते हैं। सास को पैसे का काफी घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ ना समझती, नौकरों को डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती। साक्षी के भाई की शादी आने वाली थी, जिसके लिए वो शॉपिंग करने बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठंड कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देखा झोला उठाकर निकल पड़ती हो। टोक दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। बम्बई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। और क्या पूछ लूँ? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं। 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ तो। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो साक्षी को कहती है, साड़ी लेने? सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। साक्षी मुंह बनाती हुई, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को साक्षी घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और साक्षी को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि साक्षी की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये? तू तो रहने ही दे साक्षी, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। साक्षी की सास तुरंत बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को साक्षी की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं, जहां सभी साक्षी की सास का मजाक बनाते हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी बहुत जच रही है। साक्षी को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और सास के साथ घर आ जाती है। अगले दिन साक्षी का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जिसमें ढेर सारे चमकीले सितारे लगे होते हैं और वो ऑफ शोल्डर होता है। साक्षी वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती हैं और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती हैं। साक्षी की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती है और कमरे से ही साक्षी को आवाज देती है, साक्षी! अरे ओ साक्षी, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। साक्षी सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की हालत देखकर हैरान रह जाती है।
फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी ये क्या? अरे बस करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने जा रही हूँ। साक्षी सास की इस आदत से परेशान हो जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी साक्षी की सहेली उससे मिलने आ जाती है। वो उससे सारी बात बताती है। साक्षी की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। शाम को सास वापस आती हैं तो देखती हैं कि साक्षी एक लंबी सी हिल्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। साक्षी कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। साक्षी की सास अगले दिन वैसी ही सैंडल ले आती हैं और पहन लेती हैं। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती हैं कि धड़ाम से गिर पड़ती हैं और चिल्लाने लगती हैं। हाय रे, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। साक्षी जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी और न जाने कितने टाँके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है, तू तो बस डॉक्टर को बुला दे, मैं अब कभी तेरी नकल नहीं करूंगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ। सुधा एक छोटे से गांव की रहने वाली और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक अच्छे खाते पीते घर में हो जाती है। सुधा, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई हैं, तुम बिना देर किए मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। ए जी, मैं अभी आपके लिए ऐसा नाश्ता बना के लेकर आती हूँ कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। सुधा जल्दी से रसोई घर में जाती है। हे राम, रात के सारे झूठे बर्तन अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें जल्दी से बड़ी वाली मशीन में डाल के धो लेती हूँ। सुधा सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है, मशीन के अंदर पड़े बर्तन धड़म धुड़ुम की आवाज करने लगते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे भगवान, ये क्या, वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, किसने कहा था तुमसे वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? परसों आप ही ने तो मुझसे कहा था जी। अरे यार, वो मैंने डिश वॉशर के बारे में कहा था, वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या जी? अब वो तो इसका मिस्त्री ही आके बताएगा, 8-10 हजार से जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, बाहर नाश्ता कर लूंगा, और तुम भगवान के लिए माँ के आने तक घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कार्तिक चिढ़कर घर से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते और शहर की नए जमाने की चीजों से अनजान सुधा अक्सर कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर देती थी। इसी तरह एक दिन सुधा कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर कार्तिक के लैपटॉप पर पड़ती है। मेरे पतिदेव का भी जवाब नहीं, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही रख छोड़ा है। ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर। अभी इसे साबुन से रगड़कर साफ कर देती हूँ। सुधा कार्तिक के लैपटॉप को साबुन से धोकर कपड़ों के साथ सूखने के लिए रस्सी पर टांग देती है। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह रस्सी पर टंगा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, मेरा 50,000 का लैपटॉप इस रस्सी पर क्यों लटक रहा है? सुधा, याओ। क्या हुआ जी? ये क्या है? अब भगवान के लिए ये मत कहना
कि तुम्हारे गांव में लोग लैपटॉप को इसी तरह धोकर सुखाते हैं। आपको पता है जी, इस पर कितनी धूल जमी थी। एक तो खुद आप अपनी चीजों को साफ सफाई से रखते नहीं, ऊपर से जब देखो मुझे आंखें दिखाते रहते हैं। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सुधा रोने लगती है। तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। अपनी आंखों से देख लो, आपकी लाडली बहू ने मेरे इतने महंगे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं बचा। अरे, गलती तो इंसान से ही होती है ना, तू इसे प्यार से भी तो समझा सकता है। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है, और तू है कि जब देखो इस पर धौंस जमाते रहता है। बड़ा आया तू, चल बहू यहां से। कार्तिक भी मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सुधा बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का है। बाप रे बाप, 600 रुपए? अरे भैया, 100 रुपए की चीज 600 में दे रहे हैं। अरे लूटना है तो जाके बैंक लूटो ना, हम गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रहने दो जी, नहीं चाहिए हमें। सुधा वहां से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है। अरे बहन जी सुनिए तो, अच्छा कितने रुपए देंगी? 200 रुपए। अरे बहन जी, ये तो बहुत कम है, एक काम करिए 400 रुपए दे दीजिए बस। 200 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी, देना है तो दो, वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है 200 ही दे दीजिए, वैसे भी बोनी का टाइम है। इस तरह सुधा पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो घर में सामान का ढेर लगा देख चौंक जाता है। अरे बाप रे, लगता है सुधा पूरा बाजार खरीद लाई। इस औरत के कारण तो मैं एक कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ? अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? अरे माँ, ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? आपको पता है अभी घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। क्यों, शादी के पहले तू भी तो घर के लिए इतना ही सामान लेकर आता था ना। अच्छा बेटा, जरा सोच के बता, ये सामान कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ, 10-12 हजार से कम में तो बात नहीं बनी होगी। मैं खुद ये सारा सामान हर महीने लाता था। सुधा हंसने लगती है। अरे नालायक, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ 3000 रुपए में लेकर आई है। क्या? हाँ, तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान सुधा कैसे ला सकती है? अरे बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, बहू ने तो हर महीने बचत कर करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद लिया है, और तू हर महीने दुकानदारों के हाथ बेवकूफ बनकर 2-3 हजार की चीज 10-12 हजार रुपये में ले आता था। माँ, सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अक्लमंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, लोगों से बात करने की कला, ये सारे गुण भी होने चाहिए, और जो सुधा में है। शिक्षा, ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी का तालमेल भी होना चाहिए। साक्षी नए जमाने की लड़की थी और शादी के बाद वो हर चीज को अपने अनुसार करना चाहती थी। वो अपने कमरे को YouTube देखकर सजाती, खाने में पकवान बनाती और कई स्टाइलिश कपड़े पहनती। और उसकी सास, अरे बेटा, मुझे ना ये फ़ोन नहीं चलाना, मेरे लिए तू वो वाला फ़ोन लेकर आना जिसमें YouTube से लेकर मैं ऑनलाइन सामान भी मंगवा सकूं। माँ, अब अगली सैलरी में वो ले आऊँगा। लेकिन आप करोगी क्या स्मार्टफोन का? आपको तो चलाना भी नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता? और अगर नहीं आता तो सिखा देना।
तेरी बीवी क्या माँ के पेट से सीख कर आई थी? उसे भी तो तूने ही सिखाया है ना? अब हाँ ठीक है माँ, ले आऊँगा मैं। अब सास बड़े से स्मार्टफोन पर सारा दिन ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ न कुछ देखती। एक दिन हे भगवान, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आग लगे इस स्मार्टफोन को, मेरी तो पूरी शक्ल ही काली पड़ गई है। अरे सासू माँ, क्या हुआ? ओ, ये आपके चेहरे पर क्या हो गया? क्या लगाया आपने? अरे मैंने तो बस यूट्यूब में ब्यूटी विद कांता देखा था। हाय रे, कांता सी त्वचा के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा ही खराब हो गया। अरे माँ जी, ब्यूटी विद कांता का तो पूरा चैनल ब्लॉक करने की तैयारी है। वो फर्जी चीजों का प्रचार जो करती है। वैसे आप तो पूरी काली कांता लग रही है सासू माँ। अरे चुप रह और जाकर यूट्यूब से देख। ये कैसे ठीक होगा? और मेरा स्मार्टफोन तो जरा देना, ये कांता को तो अनसब्सक्राइब ही कर देती हूँ। अगले दिन अरे बेटा, जरा मेरे बैंक की सारी डिटेल इसमें डाल देना। कैश ऑन डिलीवरी नहीं दिखा रहा है। माँ, ये सेफ नहीं है। देख बहू, मेरे पति मेरे बेटी की कमाई, तू ज्यादा ज्ञान न बांट, समझी? अरे खुद तो सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग करती है, वो सेफ होता है क्या? चल डाल सारी डिटेल। मुझे क्या है, कर देती हूँ मैं, लेकिन किसी को कोई OTP नंबर शेयर मत कीजिएगा, वरना क्या वरना है? गवार रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी पता है दुनियादारी का। चली बड़ी आई ज्ञान देने वाली। साक्षी को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उनकी सारी बैंक की डिटेल्स फोन पर डालकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सास हाय रे हाय, मैं तो फिर से मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ माँ, कांता को अनसब्सक्राइब नहीं किया क्या आपने? अरे बेटा क्या बताऊं, बड़ी प्यारी सी बच्ची ने मुझे कल फोन किया, लगा अपनी ही बिटिया हो। बोली 4 नंबर का OTP तो बता दीजिए मौसी। मौसी बोली तो मुझे मेरी बहन की बेटी गुड़िया की याद आ गई। ओ माँ, अब ये ना बोलना कि तुमने उसे OTP नंबर बता दिया। अरे तो मेरी गुड़िया इतने प्यार से मुझसे जान भी मांगती तो मैं दे देती, वो तो सिर्फ एक OTP था। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या था, साक्षी सास के पास जाती है और उन्हें कहती है, माँ जी, मैंने आपको कल ही कहा था कि किसी भी अनजान से OTP या बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। अरे फिर आ गई मुंह चलाने। सारा दिन तू जो फोन पर बैठकर टिक 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 करती रहती है वो कुछ नहीं, जा यहाँ से। मैं शॉपिंग कर रही हूँ, सेल लगी है वो भी तगड़ी वाली। अगले दिन फिर से सास हाय रे, लुट गई, बर्बाद हो गई मैं तो। इस बार साक्षी के साथ उसके ससुर और पति दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ये रोज का टैप रिकॉर्डर लूट गई, बर्बाद हो गई वाला आज किस लिए चल रहा है? ये देखिए जी, मैंने अपने लिए कुर्ता मंगवाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल फटीचर पुराना निकला। अब जिस साइट से खरीदा था वो तो इसे वापस भी नहीं ले रही। आए रे हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। देखो भाग्यवान, आजकल के बच्चे भी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इन लोगों के सर्कल में सभी स्मार्टफोन के जरिए तमाम चीज़ें करते हैं और एक दूसरे से अनुभव शेयर भी करते हैं। वो क्या कहते हैं उसे? रिव्यूज पापा जी। हाँ, रिव्यूज़, जिसे देखकर ये बच्चे समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं। और तूने जहाँ से कपड़े मंगवाए या फिर फेस मास्क बनाकर लगाया, वो सभी फर्जी थे। माँ, अच्छा है कि तू सोशल मीडिया का थोड़ा सा ज्ञान साक्षी से ले ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो काम हमें नहीं आता उसे सीखने में ही भलाई है, वरना क्या बेटा? तभी साक्षी कहती है,
वरना तो रोज घर में यही सुनाई देगा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हाँ हाँ ठीक है, मैं अब कभी किसी की नकल नहीं करूंगी।